हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम एक सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो आरटीआई से डायरेक्टली लिंक्ड है, और वो है आरटीआई फाइलिंग प्रोसेस, एग्जाम्पशंस एंड रेमेडीज। अगर आप लॉ स्टूडेंट्स हो, जुडिशियरी एस्पिरेंट्स हो, या आरटीआई के प्रोविजंस को क्लियरली समझना चाहते हो, तो ये क्लास आपके लिए एक कंप्लीट गाइड होने वाली है। सो मेक श्योर यू स्टे टिल द एंड। तो चलिए एक बार देख लेते हैं आज की क्लास का रोड मैप। इसमें सेक्शन 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20, 23 और 24 डिस्कस किए गए हैं। जो बीच के सेक्शंस हैं वो सीआईसी और एसआईसी से रिलेटेड है, उनके लिए एक अलग वीडियो है, वो आप वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 6 जिसमें बताया गया है कि आरटीआई का एप्लीकेशन कैसे फाइल किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट, कौन आरटीआई फाइल कर सकता है? कोई भी इंडियन सिटीजन आरटीआई एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। और सबसे अच्छी बात, आपको रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है कि आप आरटीआई इन्फॉर्मेशन क्यों मांग रहे हो। एप्लीकेशन कैसे देनी होती है, आप रिटन फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक मोड में एप्लीकेशन भेज सकते हो। लैंग्वेज भी सिंपल है, इंग्लिश, हिंदी या फिर जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें लिख सकते हो। किसको भेजना होता है? एप्लीकेशन भेजनी होती है पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को, उस पब्लिक अथॉरिटी के जो आपकी इन्फो से रिलेटेड हो। एप्लीकेशन में क्या क्या लिखना होता है? अपना नाम, कॉन्टैक्ट एड्रेस, जहाँ रिप्लाई आए, और जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसका क्लियर डिटेल। फीस कितनी होती है? नॉर्मल केसेस में 10, लेकिन अगर एप्लीकेंट बीपीएल से है, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो फी एग्जम्प्ट होती है। अगर एप्लीकेशन लिख नहीं सकता कोई, तो पीआईओ की ड्यूटी है कि उस बंदे की मदद करे रिक्वेस्ट लिखने में, चाहे वो इलिटरेट हो या डिजेबल्ड। और अगर गलती से रॉन्ग डिपार्टमेंट को भेज दिया तो चिंता की बात नहीं, पीआईओ को एप्लीकेशन 5 दिन के अंदर करेक्ट डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करनी होती है। तो ये था सेक्शन 6 का फुल ब्रेकडाउन। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि रिक्वेस्ट का डिस्पोजल कैसे होता है सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग। इस स्लाइड में हमारे पास एक क्विक समरी चार्ट है जो बताता है कि आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करने का सिंपल प्रोसेस, कौन अप्लाई कर सकता है, कोई भी इंडियन सिटीजन। यूजुअली फीस क्या होती है? 10 रुपीज़, लेकिन बीपीएल के लिए एग्जाम्प्ट होती है। रिटन या इलेक्ट्रॉनिक मोड में दोनों चलेगा, इंग्लिश, हिंदी या रीजनल यानी वर्नाकुलर लैंग्वेज में चलेगा। किसको भेजना होता है? डायरेक्ट एप्लीकेशन पीआईओ को जाती है। बस इतना सिंपल प्रोसेस है। अब बात करते हैं सेक्शन 7 की, जिसमें होता है आरटीआई एप्लीकेशन का डिस्पोजल यानी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने का तरीका। सबसे पहला, पीआईओ को एप्लीकेशन को मैक्सिमम 30 दिन के अंदर डिस्पोज करना होता है। अगर एप्लीकेशन असिस्टेंट पीआईओ के पास जाता है तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, मतलब 35 दिन। लेकिन अगर रिक्वेस्ट किसी की लाइफ या लिबर्टी से जुड़ी हो तो इन्फॉर्मेशन देनी होती है सिर्फ 48 आवर्स में। अगर रिक्वेस्ट रिजेक्ट करना हो तो रिजेक्शन का रीज़न क्लियर देना ज़रूरी। अगर 30 दिन तक कोई एक्शन नहीं होता तो आपकी एप्लीकेशन को डीम्ड रिफ्यूज़ल समझा जाता है, मतलब मैं ना समझ लो। अगर थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो थोड़ा और टाइम लगेगा, टोटल 40 डेज़, जिसमें 10 डेज़ उनको अपनी बात रखने के लिए मिलते हैं बिफोर डिसीजन। तो आरटीआई का प्रोसेस टाइम बाउंड है, जिससे आपको जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब बात करते हैं सेक्शन 9 की, जो बताता है कि कब आपको इन्फॉर्मेशन देना मना हो सकता है। ये सेक्शन कहता है कि अगर इन्फॉर्मेशन देने से किसी का कॉपीराइट या किसी और की प्रॉपर्टी राइट्स का उल्लंघन होता है तो वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। मतलब अगर किसी प्राइवेट पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को रिस्क होता है तो उस केस में इन्फॉर्मेशन रिजेक्ट की जा सकती है। लेकिन अगर कॉपीराइट गवर्नमेंट के पास है तो इन्फॉर्मेशन देना अलाउड है। इस सेक्शन का मकसद है कि प्राइवेट राइट्स और क्रिएटिविटी की रक्षा की जा सके। तो याद रखिए, हर इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती जब तक वो कानूनी तौर पर रिजेक्ट ना हो। चलिए बात करते हैं सेक्शन 10 की, जिसका नाम है सेवरेबिलिटी। इसका मतलब सिंपल है, अगर किसी फाइल या रिकॉर्ड में कुछ इन्फॉर्मेशन एग्जम्प्टेड है, मतलब सीक्रेट या रेस्ट्रिक्टेड, और कुछ नॉन एग्जम्प्टेड यानी जो देना अलाउड है, तो सिर्फ एग्जम्प्टेड पार्ट को हटाकर बाकी सब इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। पीआईओ को क्लियरली बताना होता है कि किस हिस्से को हटाया गया है और किस एग्जम्पशन के तहत, जैसे सेक्शन 8 या सेक्शन 9 या सेक्शन 24। इसका फ़ायदा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर हो सकती है बिना सेंसिटिव या सीक्रेट चीज़ों को डिस्क्लोज़ किए। एग्जांपल के लिए, मान लीजिए एक फ़ाइल में 10 पेजेज़ हैं और उसमें से 2 पेजेज़ नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कॉन्फिडेंशियल डाटा है। तो पीआईओ वो 2 पेजेज़ निकाल के बाकी 8 पेजेज़ आपको देगा। इस तरह से ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और पर सिक्योरिटी भी सेफ रहती है। इससे पहले के सेक्शन जो सीआईसी और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के एस्टेब्लिशमेंट कंपोजिशन और पावर से जुड़े हुए हैं, वो हमने एक अलग वीडियो में कवर किए हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 19 की, जो अपील प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है।
अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली या मिले हुए रिप्लाई से आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप अपील फाइल कर सकते हो। फर्स्ट अपील, सबसे पहले आपको अपनी अपील फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को देनी होती है। ये अपील आपको 30 डेज़ के अंदर फाइल करनी होती है, जब रिप्लाई नहीं मिला हो या गलत मिला हो। FAA यूजुअली उसी पब्लिक अथॉरिटी का सीनियर ऑफिसर होता है। सेकंड अपील, अगर FAA के डिसीजन से भी आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप सेकंड अपील फाइल कर सकते हो। ये सेकंड अपील आपको सेंट्रल या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को देनी होती है। इसके लिए टाइम लिमिट होती है 90 डेज़ FAA के डिसीजन के बाद। कोई भी अपील फ़ी नहीं होती। इसका मतलब अपील फाइल करने के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे पैसे नहीं देने होते। और हाँ, एप्लीकेंट को अपील के दौरान अपना केस सुनवाने का पूरा अधिकार होता है। राइट टू बी हर्ड भी RTI का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो अगर आप इन्फॉर्मेशन नहीं मिली या डिले होता है तो आपके पास अपील का पूरा ऑप्शन अवेलेबल है। अगर PIO अपने ड्यूटीज़ को ठीक से परफॉर्म नहीं करता तो उस पर पेनल्टी भी लग सकती है, और ये पेनल्टी सेक्शन 20 के अंडर कवर होती है। पेनल्टी का अमाउंट होता है 250 पर डे। जब तक एरर करेक्ट नहीं होता मैक्सिमम पेनल्टी 25,000 तक जा सकती है। ये पेनल्टी तब लगाई जा सकती है जब PIO एप्लीकेशन लेने से मना करे, जानकर मैलाफाइड इंटेंशन से इंफॉर्मेशन डिनाई करे, इंफॉर्मेशन के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करे, मंगाई गई इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दे, जानकर गलत, अधूरी या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे। ये सब एक्ट सीरियस माने जाते हैं क्योंकि RTI का मेन एम ही ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है। इसलिए अगर कोई PIO जानबूझकर इंफॉर्मेशन डिनाई करे या डिले करे तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है। सेक्शन 23 कहता है कि किसी भी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं होगा किसी भी ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए जो RTI एक्ट के अंडर दिया गया हो। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर कोई ऑर्डर पब्लिक ऑफिसर या अपीलेट अथॉरिटी ने दिया है तो उसके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते। अगर आप उस ऑर्डर को से सेटिस्फाई नहीं हो तो आपको RTI एक्ट के अंदर ही अपील प्रोसेस फॉलो करना होगा। इससे पहले फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास, फिर सेंट्रल या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास। ये प्रोविजन RTI के प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन बनाने के लिए ताकि अननेसेसरली कोर्ट का बर्डन ना बढ़े और स्पीडी जस्टिस मिले। सेक्शन 24 कहता है कि RTI के एक्ट प्रोविज़न इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज पर पूरी तरह अप्लाई नहीं होते। मतलब ये एजेंसी RTI के थ्रू अपनी इन्फॉर्मेशन देने से जनरली एग्जम्प्ट होती हैं। कौन से ऑर्गेनाइजेशन एग्जम्प्ट हैं? जो ऑर्गेनाइजेशन सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करे। ये एग्जम्पशन क्यों दी गई है? क्योंकि ये एजेंसीज नेशनल सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के मामले संभालती हैं। इनकी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना देश की सुरक्षा के लिए हार्मफुल हो सकता है। लेकिन क्या ये टोटल बैन है? नहीं। सेक्शन 24 में एक एक्सेप्शन भी है। अगर PIO या अपीलेट अथॉरिटी को लगता है कि इन्फॉर्मेशन देना स्टेट के इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं होगा, जैसे कि सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी, साइंटिफिक या इकोनॉमिक इंटरेस्ट या फॉरेन रिलेशन को नुकसान नहीं होगा, तो इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है। तो एग्जम्पशन के बावजूद पूरी तरह बंद नहीं है। कुछ कंडीशन में इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो दोस्तों, ये था एक इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ द RTI एक्ट जो आपको अपना राइट टू इन्फॉर्मेशन इफेक्टिवली यूज़ करने में मदद करेंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन से लीगल टॉपिक पे अगला वीडियो देखना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लीगल कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे इन्फॉर्म्ड।